हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में। आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस फंड के लिए, तो आज मैं उसी फंड के बारे में कुछ बातें करूंगा आपसे। लेकिन उस पे बात करने से पहले जो आप लोगों के कॉमन एक दो सवाल आ रहे हैं, मैं उस पर जवाब दे देता हूँ कि इस मार्केट में आप लमसम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो इस मार्केट में दोस्तों लमसम अभी आप मत कराइए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो SIP करा लीजिए। SIP भी अपनी मत रुकवाइए, उसको लगातार चलने दीजिए। और 1 या 2 सालों के लिए अगर आप सोच रहे हो SIP कराना या लमसम कराना, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप पैसे मत लगाइए। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है 1-2 सालों के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन ये साथ में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी करता है, यानी ये ग्लोबल कंपनीज में भी अपना पैसा लगाता है। इससे पहले मैंने एक फंड के बारे में आपको बताया था, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। वो भी ऐसा ही था, वो भी ग्लोबली डाइवर्सिफिकेशन करता था। उसका 28-29% पैसा भी ग्लोबल कंपनीज में लगा हुआ था। तो आइए देख लेते हैं इसमें इस फंड की डिटेल्स क्या हैं। दोस्तों ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। और अभी इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 36 इंडियन स्टॉक्स हैं, वहीं 29 फॉरेन स्टॉक्स भी इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी मौजूद हैं। और अगर हम लॉन्च की बात करें तो यह अक्टूबर 2018 में लगभग 2-2.25 साल पहले लॉन्च हुआ था। और अभी ये 2000 करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज मैनेज कर रहा है, जो कि 2 साल पुराने फंड के लिए काफ़ी अच्छा साइज भी माना जा सकता है। अगर हम बात करें इसकी एलोकेशन की मार्केट कैप के हिसाब से, तो 49% ये लार्ज कैप में, वहीं मिड कैप में 44% और स्मॉल कैप में 2% के आसपास पैसा लगा रहा है। वहीं अगर हम इसकी एलोकेशन देखें ग्लोबली, तो इंडियन इक्विटी में 71%, वहीं फॉरेन इक्विटी में 24% के आसपास ये पैसा लगा रहा है। और टोटल ये 96% के आसपास इक्विटी में पैसा लगा रहा है फंड। अब अगर देख लेते हैं हम इसका एक्सपेंस रेशो, तो इसका एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है, 0.68% इसका एक्सपेंस रेशो है, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.14% से काफ़ी अच्छा है। लगभग आधा इसका एक्सपेंस रेशो है कैटेगरी एवरेज से। और अब हम देख लेते हैं इसका SIP अमाउंट। SIP मिनिमम आप इसमें 1000 रुपये से शुरू करवा सकते हैं, और अगर आपको लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मिनिमम 5000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं इस फंड का एग्जिट लोड। अगर आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो 10% तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई लोड नहीं लगेगा, और 10% से ऊपर एग्जिट लोड आपको 1% देना होगा। 12 महीने के बाद आपको किसी भी एग्जिट पे कोई लोड नहीं देना होगा। अब आइए देख लेते हैं इसने किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में 27%, फिर केमिकल्स में 14%, वहीं सर्विस सेक्टर में भी 13.5% के आसपास, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 13% के आसपास, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इन 5 सेक्टर में इसने लगभग 70-80% के आसपास अपना पैसा लगाया हुआ है। और इसमें से 2-3 सेक्टर हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अभी तो लगभग सारे ही सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं कि मेजरली इसने किस इंडियन कंपनीज में और किन फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। अब अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने बजाज फाइनेंस में 7% के आसपास, वहीं सुंदरम फाइनेंस में 6% के आसपास, इन्फो एज में 4.5% के आसपास, PI इंडस्ट्री में 4%, वहीं टोरेंट पावर में भी 4%। तो ये सारी ही कंपनियां अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा कर रही हैं ये कंपनीज अपनी अपनी फील्ड में। इन्फो एज अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी, बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है। बजाज फाइनेंस भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो इंडियन कंपनीज के मामले में इसने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं फॉरेन कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में कौन सी है टॉप 5 फॉरेन कंपनीज पे हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसने माइक्रोसॉफ्ट में 1.5%, वहीं अमेजोन में 1.39%, गूगल में भी 1% के आसपास, फेसबुक में भी 1%, और नेस्ले स्विट्जरलैंड में भी 0.89% इसने पैसा लगाया हुआ है। तो इसने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है अगर हम फॉरेन कंपनीज देखते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखती है वो ये है कि इसकी जो एसेट एलोकेशन है वो बहुत कम है इन कंपनीज में, 1.5%, 1%। तो ज़्यादा इम्पैक्ट ये फॉरेन कंपनीज नहीं दे पा रही है इसलिए इसके पोर्टफोलियो में। जैसे कि दूसरे फंड हमने देखा था पराग पारिक में, उसमें इन्होंने 5-6 कंपनीज ही ली थी और ज़्यादा उनका पोर्टफोलियो में पैसा लगा हुआ था। तो ये एक चीज़ है कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं और छोटा अमाउंट लगा हुआ है, तो इम्पैक्ट कम नज़र आता है इन कंपनीज का। अब आइए देख लेते हैं अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में लगाए होते तो कैसा उसने आपको पैसा बनाया है। तो
3 महीने में ये पैसा आपका 12,000 रुपये हो गया, वहीं 6 महीने में 13,000 और 1 साल में 12,500, यानी कि 20 से 30% की रिटर्न इसने 1 साल में दी है। वहीं 2 साल पहले अगर आपने पैसे लगाए होते तो 10,000 रुपये आपके 15,000 रुपये हो गए, यानी कि 50% की रिटर्न। और अगर आपने अक्टूबर 18 में ही पैसे लगा दिए होते तो 15,500 की रिटर्न आपको दिख रही है 10,000 की वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। तो रिटर्न के मामले में भी ये फंड अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके फंड में, काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है ये अपने इंसेप्शन से। अब आइए देख लेते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ने एवरेज कैसा परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों में और उसके कंपैरिजन में इस फंड ने कैसा किया है। अब अगर हम कंपैरिजन करें इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न 6 और 3 महीनों में इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से कम परफॉर्म किया है। कैटेगरी एवरेज आपकी 25 और 36% है, वहीं इस फंड ने 21 और 31% रिटर्न दी है। वहीं अगर हम यही पीरियड 1 और 2 सालों का ले जाते हैं तो ये फंड अच्छा करने लग गया, यानी कि 1 साल में 25% और 2 सालों में 23%। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 2 सालों में ये अपनी कैटेगरी एवरेज में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है, जो कि एक अच्छी बात है। बस इस फंड के साथ थोड़ा दिक्कत यही है कि इसकी जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम दिखता है। तो अगर आपको मिक्सचर करना है फॉरेन इक्विटी और इंडियन इक्विटी का, तो मेरे हिसाब से अभी पराग पारिक एक बेटर फंड दिखता है इस फंड से। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें और आपकी एसआईपी चल रही है तो आपको उस एसआईपी से कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चलने देने सकते। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पे इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।